और देखिए बिहार से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां आरा में आरजेडी के विधायक के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। किरण देवी के 3 ठिकानों पर रेड की गई है। एमएलए किरण देवी के पति बालू के बड़े कारोबारी हैं। तो आरा से यह बड़ी खबर आ रही है, जहां आरजेडी के विधायक के ठिकानों पर ईडी की रेड। ईडी की इस कार्रवाई के बाद बिहार में एक बार फिर से सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी और आरजेडी की तरफ से जमकर बयानबाजी हो रही है। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की करीबी विधायक किरण देवी के आवास पर आज सुबह ईडी की टीम पहुंची। ईडी की छापेमारी में चल अचल संपत्ति की जानकारी ली गई। विधायक किरण देवी के पति अरुण यादव बालू के बड़े कारोबारी हैं। ईडी की रेड पर बिहार बीजेपी की तरफ से निशाना साधा गया कि गलत ढंग से पैसे की उगाही करना, लोक सेवा के माध्यम से आए हैं और लोकतंत्र को ही हत्या करके वहां से पैसे का उपार्जन करते रहे। कहा जा रहा है कि बालू के कारोबार से ही उन्होंने काफी संपत्ति बनाई है। रेड पर आरजेडी की तरफ से कहा गया कि ये बदले की कार्रवाई है। ये लोग आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी, इसलिए हम लोग उसके लिए तैयार हैं। पिछले साल अरुण यादव के ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने भी छापेमारी की थी। 16 मई 2023 को आरजेडी विधायक किरण देवी और उनके पति पूर्व विधायक अरुण यादव के ठिकानों पर सीबीआई की टीम पहुंची थी। इधर तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा का कारवां आज कटिहार पहुंच गया, जहां पर तेजस्वी यादव ने क्रिकेट में हाथ भी आजमाया। कटिहार में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक बार फिर से बल्ला थामे नजर आए। हाथ में बल्ला थामा और पिच पर उतर गए। 2-3 गेंदों का सामना भी किया। दरअसल तेजस्वी यादव क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं, आईपीएल में भी किस्मत आजमा चुके हैं। ऐसे में जब उन्होंने युवाओं को क्रिकेट खेलते हुए देखा तो खुद को रोक नहीं सके। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के तहत बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। कटिहार पहुंचने पर उन्होंने एक बार फिर से एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबले की बात कही। साथ ही तेजस्वी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दांव चला। चाचा आप साथ छोड़ के गए सर, चाचा आप आपका साथ छोड़ के गए, भाजपा को रोकना कितना बड़ा चुनौती है? नहीं, चुनौती नहीं है, जो झंडा वो उठाए थे हम उठाए, और कोई पहली बार लड़ रहे हैं क्या? चाचा का आशीर्वाद का उम्मीद है भविष्य में, चाचा फिर आशीर्वाद देंगे, इस तरह का उम्मीद है? नहीं, आशीर्वाद क्या है, अब हम तो अब वो दे ना दे, मेरा तो फर्ज बनता है उनको सम्मान देना, और वो हम देते नहीं। दिल्ली और हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती को उम्मीदवार बनाया गया है, तो साउथ दिल्ली से सहीराम को बनाया गया है प्रत्याशी। ईस्ट दिल्ली से कुलदीप कुमार होंगे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, और पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्र होंगे प्रत्याशी। इसके साथ साथ हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता को टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कुछ कंस्टिट्यूएंसीज की टिकट अनाउंस की है। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती जी को लड़ा रहे हैं, वेस्ट दिल्ली से महाबल मिश्रा जी हैं, साउथ दिल्ली से सहीराम जी हैं, हरियाणा में कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता जी हैं, और दिल्ली में ईस्ट दिल्ली से कुलदीप कुमार उर्फ मोनू को टिकट दिया जा रहा है। ये जो आखिरी टिकट है ये एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। ईस्ट दिल्ली जनरल कैटेगरी की सीट है और कुलदीप कुमार एससी समाज से आते हैं। अभी तक कोई भी पार्टी एससी समाज के व्यक्ति को जनरल कैटेगरी की सीट से नहीं लड़ा थी। एससी समाज के व्यक्ति को केवल रिजर्व कैटेगरी की सीट से लड़ाया जाता है। आम आदमी पार्टी जात पात में बिलीव नहीं करती। आम आदमी पार्टी मानती है कि सब लोग बराबर हैं, अगर कोई काबिल है तो वो चाहे उसको उस सीट से लड़ाया जा सकता है। ये पहली बार नहीं है। पंजाब के चुनाव में हम लोगों ने मोहाली जनरल कैटेगरी की सीट थी, हमने कुलवंत सिंह को लड़ाया था जो कि एससी समाज से थे। हमने ना केवल उनको टिकट दी थी, उनको हमने ना केवल लड़ाया था, वहाँ की जनता ने उनको जिताया भी था। कुलवंत सिंह इस टाइम मोहाली के एमएलए हैं। इस बार भी हम ईस्ट दिल्ली जो कि जनरल कैटेगरी की सीट है वहाँ से कुलदीप कुमार यानी मोनू को लड़ा रहे हैं। मोनू एक सफाई कर्मचारी का बेटा है, गरीब परिवार से आता है, और इसके पहले काउंसलर था, और ईस्ट दिल्ली से वो जब तीनों नगर निगम अलग अलग थे वहाँ से वो लीडर ऑफ अपोजिशन था।
बहुत ही समाज के लिए काम करने वाला लड़का है और रात को 12 बजे भी फ़ोन करो तो आपके घर पहुंच जाएगा आपका काम करने के लिए। उसकी बहुत तारीफ़ सुनी है मैंने उसके। न केवल कोंडली विधानसभा का भी प्रेजेंट एमएलए है, न केवल अपनी विधानसभा, आसपास की विधानसभाओं में भी लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। तो हमने ये जो कदम उठाया है कि हम एक जनरल कैटेगरी की सीट से एससी समाज के लड़के को लड़ा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस कदम का स्वागत करेंगे, सब लोग हमें आशीर्वाद देंगे और सभी समाज के लोगों का हम लोगों को आशीर्वाद मिलेगा और हमारे सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो भारी भरकम जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दक्षिण भारत के 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत केरल से की। यहां पर उन्होंने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने 1800 करोड़ रुपए की लागत वाली अंतरिक्ष से जुड़ी 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अब हर साल 6 की जगह 15 पीएसएलवी को लॉन्च किया जा सकेगा। साथ ही एसएसएलवी और निजी अंतरिक्ष कंपनियों के छोटे प्रक्षेपण वाहनों की लॉन्चिंग में भी मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने गगनयान मिशन के 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम का ऐलान किया। साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने मलयालम में अपना संबोधन शुरू किया। केरला तिले एंडे सहोदरी सहोदर नमारे एल्ला वरक्कोम। पीएम मोदी ने केरल से बीजेपी और एनडीए को डबल डिजिट में प्रत्याशियों की जीत का विश्वास जताया। 2024 में केरला डबल डिजिट में सीट देने का मन बना रहा है। मैं केरला से इसी आशीर्वाद की अपेक्षा भी करता हूं। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत दुनिया को अपने सामर्थ्य से चौंका रहा है। और देखिए, महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। मनोज जारंगे की मुश्किलें बढ़ सकती है, परेशानियां बढ़ सकती हैं। जारंगे पर फडणवीस को धमकी देने का आरोप लगा है। आज विधानसभा में यह मुद्दा उठाया गया। जारंगे के खिलाफ एसआईटी जांच का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को धमकी देना अब मराठा आरक्षण आंदोलन की अगुवाई कर रहे मनोज जारंगे को महंगा पड़ सकता है। आज महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी की तरफ से आशीष शेलार ने मनोज जारंगे पाटिल के आंदोलन पर गंभीर सवाल उठाए। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि आंदोलन के लिए पैसे कहां से आते हैं, कौन आंदोलनों के पीछे है। सीएम डिप्टी सीएम को धमकी दी जा रही है। नेताओं की भाषा अब जारंगे पाटिल बोल रहे हैं। इसकी एसआईटी के जरिए जांच की जाए। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस का बचाव करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मनोज जारंगे पाटिल को मर्यादा में रहने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि मनोज जारंगे पाटिल जब तक मराठा समाज के लिए ईमानदारी से लड़ रहे थे, सरकार ने उनका सम्मान किया, लेकिन अब उनकी भाषा राजनीतिक हो गई है। मुख्यमंत्री ने हिदायत दी है कि उन्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़े। तो मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बढ़ रहे मनोज जारंगे की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई साफ नजर आ रही है। उनके खिलाफ बीड जिले में 2 एफआईआर दर्ज की गई। महाराष्ट्र के कई जगहों पर यही हालात है। मराठा नेता मनोज जारंगे के आह्वान पर महाराष्ट्र में रास्ता रोको अभियान चल रहा है। बीड, पुणे, जालना समेत कई जगहों पर रास्ता रोके जाने के दौरान सरकारी संपत्तियों को भी निशाना बनाया गया। जालना में कल 2 सरकारी बसों को भी आग के हवाले कर दिया गया। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी तहत लोगों को हाईवे जाम करने, हिंसा और आगजनी के लिए भड़काने के मामले में मनोज जारंगे पर कार्रवाई की जा रही है। मनोज जारंगे के खिलाफ बीड जिले के धरूर और अमलनेर पुलिस स्टेशन में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के बाद मनोज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मनोज की ओर से सीधे गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चुनौती दी गई है। उन पर आरोप है कि उपद्रव के लिए जारंगे ने लोगों को उकसाया है। बीड पुलिस की माने तो इस मामले में और भी कई एफआईआर दर्ज हो सकते हैं। तकरीबन 25 से ज्यादा जगह पर रास्ता रोककर लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश की गई है। मनोज के अलावा जिन इलाकों में जो लोग इस भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में खराब कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए विपक्ष ने आज जोरदार हंगामा भी किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।
तस्वीरें महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर की हैं, जहां सदन की सीढ़ियों पर विपक्षी विधायकों ने न सिर्फ जमकर नारेबाजी की बल्कि नकली हथियारों के साथ नजर आए। एक तरफ जहां विधायकों के हाथ में बैनर पोस्टर नजर आया, वहीं दूसरी तरफ विधायकों के हाथ में नकली हथियार भी नजर आए। दरअसल महाराष्ट्र में खराब कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए विपक्ष ने आज विधानसभा की सीढ़ियों पर जमकर हंगामा किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। पिछले दिनों शिवसेना उद्धव गुट के नेता अभिषेक घोसालकर को फेसबुक लाइव के दौरान मॉरिस नोरोन्हा ने गोली मार दी थी। उन्हें पार्टी के दूसरे पंक्ति के प्रमुख युवा नेताओं में गिना जाता था। इस हत्याकांड के बाद विपक्ष की तरफ से बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा गया था। साथ ही मुंबई में हिल लाइन थाने में बीजेपी नेता गणपत गायकवाड़ के गोलीकांड से भी महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई थी, जिसे मुद्दा बनाकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रही है। खबरों में बढ़ते आगे, पश्चिम बंगाल में पिछले साल रामनवमी के दौरान हिंसा फैलाने के आरोप में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट आप देखिए। चंडीगढ़ नगर निगम का विवादों के साथ नाता छूट नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मेयर चुनाव का फैसला आने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों पर चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचित हुए नवनियुक्त इंडिया अलायंस के मेयर कुलदीप कुमार ने अब तक अपना पदभार ही नहीं संभाला है। इसी वजह से नियम के मुताबिक मेयर के ही प्रेसिडिंग ऑफिसर होने के नियम की पूर्ति नहीं हो पा रही है और साथ ही इंडिया अलायंस गठबंधन के फॉर्मूले के तहत कांग्रेस के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों के उम्मीदवारों ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाकर चंडीगढ़ प्रशासन के चुनाव के नोटिफिकेशन को ही चैलेंज कर दिया है। हाई कोर्ट में पूरे मामले को लेकर जाना सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव। आगे बढ़ते हैं। आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। हरियाणा सरकार ने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष नफे सिंह राठी के हत्यारे अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हालांकि कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हरियाणा पुलिस ने इस हत्याकांड में पूर्व विधायक नरेश कौशिक और नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष करमवीर राठी समेत 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। हालांकि मेरी पुलिस सक्षम है, मेरी पुलिस एसटीएफ ने बड़े बड़े केस रिजोल्व किए हैं, लेकिन लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैंने इसको सीबीआई को दिया। नफे के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 7 दिन का समय दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए थे। आज पूरे हरियाणा में हर नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसी परिस्थिति हो गई। ये तो खाली एक आज पूर्व विधायक थे, हम सब इतने गंभीर हैं, लेकिन आम आदमी के साथ भी ऐसा होता है, तब भी हमारे गंभीर होना चाहिए। रविवार शाम को बहादुरगढ़ रेलवे क्रॉसिंग के पास हमलावरों ने बहादुरगढ़ से 2 बार विधायक रहे नफे सिंह राठी की गाड़ी पर फायरिंग की, जिसमें राठी और पार्टी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि टीवी9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में यहां पर आप देखिए काउंटडाउन 3 घंटे 29 मिनट का काउंटडाउन बचा है और रात 9 बजे मौजूद होंगे खुद गृह मंत्री अमित शाह। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के चर्चित म्यूजिक कंपोजर और प्रोड्यूसर बंटी बेंस के ऊपर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की है। उन पर यह हमला पंजाब के मोहाली में सेक्टर 79 में किया गया। हमले में बंटी बेंस की जान बाल बाल बच गई। बंटी बेंस पर यह हमला उस वक्त हुआ जब पंजाब के मोहाली में एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। उनके ऊपर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। बंटी बेंस का कहना है कि फायरिंग की वारदात के बाद एक धमकी भरा फोन आया, जिसमें 1 करोड़ रुपए की मांग की गई। पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्होंने ये बताया कि फोन मोस्ट वांटेड गैंगस्टर लकी पटियाला के नाम से किया गया था। लकी पटियाला कनाडा में रहता है। बताया जा रहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई का एंटी है और बनबिहा गैंग को लीड कर रहा है। बंटी बेंस की शिकायत पर अब पुलिस फायरिंग की जांच कर रही है। बता दें कि बंटी बेंस और सिद्धू मूसेवाला का खास कनेक्शन रहा है। बंटी बेंस ने सिद्धू मूसेवाला समेत कई सिंगरों को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया है। सिद्धू मूसेवाला के कई गानों को बंटी बेंस ने कंपोज और प्रोड्यूस किया था। साल 2022 में सिद्धू मूसेवाला की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बंटी बेंस की कंपनी सिद्धू मूसेवाला का काम मैनेज करती थी।
और चलिए अब बात करते हैं टीवी9 कॉन्क्लेव की। टीवी9 नेटवर्क के WITT समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन से झुककर बात नहीं होगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के हुक्मरान सत्ता के लालच में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। अगर वो इस हरकत से बाज आ जाएं तो स्थिति सामान्य हो सकती है। पाकिस्तान में ऐसी स्थिति नहीं है, आतंकवाद का बोलबाला है और आए दिन कहीं ना कहीं कोई बड़े जन आंदोलन पाकिस्तान में होते ही रहते हैं। और लेकिन पाकिस्तान की जनता कोई बहुत, लोग कभी कभी पाकिस्तान की जनता के बारे में भी टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जनता के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता कभी। मैं उनको दोषी करार नहीं करता, लेकिन हुक्मरान कि केवल हम सत्ता में बने रहें इसके लिए कुछ ऐसी नापाक हरकतें करते हैं जिसके का परिणाम स्वरूप भारत के साथ रिश्ते खराब होते हैं। अब हम सत्ता में बने रहें, सत्ता में आने के लिए हम सत्ता में आए, इसके लिए आतंकवादियों का सहयोग प्राप्त करना, वहां के अनसोशल एलिमेंट्स का जो है सहयोग प्राप्त करना, जब तक यह सब सारी प्रवृत्ति रहेगी और आतंकवादियों को संरक्षण देते रहेंगे तब तक मैं समझता हूं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। टीवी9 नेटवर्क के कॉन्क्लेव WITT में शामिल हुए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि राज्य में पहले शांति खरीदी जाती थी, लेकिन अब यह व्यवस्था खत्म हो चुकी है। आपको 370 हटाने जाने के बाद कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई। मैं सीधा पूछता हूं, जब आप वहां पर पहुंचे आपको क्या चुनौतियां वहां दिखाई पड़ी और कितना बड़ा आपको वहां चैलेंज दिखा जिसको आपको लगा कि यार इससे लड़ना सबसे मुश्किल है? जब मैं पहुंचा था तो मुझे लगा था कि सामान्य रूप से कोई भी परिवर्तन वहां की सामान्य जनता स्वीकार कर ले तब परिवर्तन का अर्थ होता है। उसके लिए मैंने प्रयत्न किया और मैं कह सकता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी और उनकी नीतियों के कारण ये संभव हो पाया, क्योंकि अब जो दिल्ली में सरकार है वो शांति खरीदने में विश्वास नहीं रखती है। पहले शांति खरीदी जाती थी, अब जो दिल्ली की सरकार है या जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है वो अस्थायी रूप से शांति स्थापित करने में भरोसा रखता है और वही काम हम कर रहे हैं।